स्वागत है साथियों। आज हम अपनी दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री की सीरीज में आपसे परिचय कराने के लिए लाए हैं, बातचीत करने के लिए लाए हैं श्री बलबीर वैद्य जी को। बलबीर वैद्य जी पत्रकार हैं। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के पास उनके खुद के मीडिया होने की बहुत ज्यादा पैरोकारी की थी। अपने कामकाज के दौरान में, अपने कार्यकाल के दौरान में डॉक्टर अंबेडकर ने निरंतर दलितों के अपने मीडिया के ऊपर खुद के प्रयोग भी किए। मूक नायक जैसी सफल अखबार भी उन्होंने निकाले और उन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया था। लगभग आज से एक दशक पहले जब हिंदी के एक राष्ट्रीय अखबार के मुख्य संपादक को जब एक विदेशी अखबार के पत्रकार ने ये जानने के लिए फोन किया कि क्या आपके अखबार में कोई दलित पत्रकार है जिससे मैं बात कर सकूं, संपादक महोदय एकदम से चौंक गए, क्योंकि इसके पहले उनसे इस प्रकार का प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया था। और बड़ी बात यह थी, खुद उनका इस तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया था। ये वो मौका था जब संपादक महोदय ने जब अपने चारों तरफ झांका तो उन्होंने पाया कि खुद उनके ही मीडिया संस्थान में नहीं, बल्कि उनके चारों तरफ के पत्रकारों के बीच में एक भी दलित पत्रकार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? और अगर क्या किसी संस्थान में कोई दलित पत्रकार है तो क्या वह अपनी जातिगत पहचान के साथ पत्रकारिता कर सकता है? और यदि वो पत्रकारिता कर रहा है तो क्या उसको उस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक बड़ा मुद्दा है? तो आज हम बलबीर जी से उनके पत्रकारिता के दौरान के अनुभव के बारे में बातचीत करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यधारा का ये जो मीडिया है, इसके अंदर जो तंत्र चलता है वो दलितों के मुद्दों को या दलित पत्रकारों को कैसे देखता है और उनको कैसे, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं, अगर वो देश की एक सबसे बड़ी आबादी के सरोकारों को लगातार नकार रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो ये पूरे के पूरे लोकतंत्र के ऊपर एक पूरा सवाल खड़ा करता है। तो स्वागत करते हैं बलबीर वैद्य जी का। और बलबीर जी नमस्कार। बलबीर जी, आपसे जानना चाहते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और पूरे शिक्षा के दौर में और पत्रकारिता को चुनने में जो आपका अनुभव रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। मैंने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कदम रखा तो 1985 के आसपास, 86 के आसपास मैंने पत्रकारिता में कदम रखा। और एक पत्रकारिता में मेरी रुचि इसलिए बनी क्योंकि मैं देख रहा था कि पत्रकारिता का उस समय पे कुछ अच्छा रुतबा हुआ करता था। और मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, लेकिन मेरे सोच जो थी हमेशा कुछ अलग करने की थी। तो मैंने बहुत सोच विचार के बाद में पत्रकारिता क्षेत्र को चुना। और मेरी मुंबई में पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मैंने 12वीं पास करने के बाद में ही पत्रकारिता क्षेत्र में पदार्पण कर लिया था। वहां पर मैं स्टार्टिंग मेरी जो हुई, एक मराठी साप्ताहिक अखबार था खरी वार्ता करके, चेंबूर खरी वार्ता करके 2 अखबार निकलते थे, तो उन दोनों के लिए मैंने काम शुरू किया। और मैंने वहां पे सीखा। जो संध्य दैनिक है, सबसे प्रथम संध्य दैनिक है मुंबई का, निर्भय पथिक, उसमें काम करने का मौका मिला श्री मिश्रा जी के साथ में। अश्विनी मिश्रा जी हमारे संपादक थे, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मौका मिला। और उन्हें मुझे मेरी जाति के बारे में पता था, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। उन्होंने मुझे शुरुआत में तो मना किया, लेकिन 3-4 बार मुझे मना करने के बाद, भगा देने के बाद भी मैं नहीं माना। और मैं अंत तक उनके पास जाता रहा और रिक्वेस्ट करता रहा कि सर मुझे पत्रकारिता में आना है और मुझे मौका दीजिए, सिखाइए सिखाइए। बहुत अच्छे दिल के इंसान है और उन्होंने मुझे मौका दिया। और मौका देने के बाद में मैं उनके साथ में काफी समय से पत्रकारिता करते रहा। मुझे अलग अलग फील्ड पे काम करने का भी मौका मिला। इसके एक बाद में चीज कुछ दिनों के बताइए, बाद में फिर क्या क्या जी जी जी। कभी आपके मन में उस समय ये प्रश्न आया था कि जो आपके संपादक महोदय थे वो यदि आपको लगातार मना कर रहे थे, तो आपने अपने भीतर तलाशने की कोशिश की होगी कि भला वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से वो आपको मना कर रहे हैं? कभी उस समय आपके दिमाग में ये आया था कि क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि क्या आप अपनी जातिगत पहचान उन्हें उसी समय स्पष्ट कर चुके थे? हाँ, मैं उन्हें स्पष्ट कर चुका था। और
उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि भैया देखो, इसमें तो ये जो आप सोच रहे हो, जो चकाचौंध के चक्कर में आप पड़े हो, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक समाज सेवा है और इसमें अगर आप ऐसा सोचते हो कि बहुत पैसा है, पैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, साधना करने जैसा काम है ये, श्रम है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरे तो दिमाग में कुछ अलग ही था। मेरे दिमाग में तो ये था कि नहीं, मुझे ये करना है और मुझे रुतबा हासिल करना है। उन्होंने मेरी जाति नज़र की में उस समय पत्रकार उन्होंने जी। आपकी जाति को लेकर के नहीं, कोई बिंदु नहीं रखा था? नहीं, उन्होंने नहीं रखा कोई बिंदु, लेकिन आगे चल कर के मुझे इस बात की बड़ी दिक्कतें आई, मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद में मैं दूसरे अखबार में गया, दूसरे अखबार में लगा, तो वहाँ पर कुछ जातिगत बातें हुई, लेकिन उनको मेरी जाति का पता नहीं था, क्योंकि मेरा सरनेम जो है यहाँ महाराष्ट्र में वैद है, तो वैद होने के नाते वो मुझे ब्राह्मण समझते होंगे या तो वैश्य समझते होंगे या कोई अन्य जाति का समझते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने जाति वगैरह नहीं पूछी और मैं काफ़ी वर्षों से काम करता रहा। लेकिन इसी के बाद में मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा बुरा अनुभव हुआ इस बात का, जातिगत की जो बात है कि, क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा था तो स्टार न्यूज़ में तो खैर ये बातें नहीं हुई मेरे साथ में, क्योंकि उनसे डायरेक्ट संबंध नहीं था, हमारा एजेंसी के थ्रू था, जो न्यूज़ 24 चलाती हैं, वही एजेंसी के थ्रू था हमारा। तो जब मैं न्यूज़ 24 के लिए काम कर रहा था, तो धीरे धीरे पता नहीं कैसे क्या, अच्छा मेरे मन में ये जागा कि मैं शुरू से ही समाज सेवा के लिए तो प्रेरित हूँ, समाज सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ये जागा कि मैं क्यों ना अपनी मतलब जो मैं हूँ हकीकत में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, उनके समाज का हूँ, और लोग मुझसे जुड़े, फायदा उठाएं और कुछ लोग इसमें आ जाए पत्रकारिता में। ये मैं सोच करके पत्रकारिता, मैंने वाल्मीकि जी की फोटो लगा ली अपने फेसबुक पे और वाल्मीकि लिखना भी शुरू कर दिया और बलवीर वैद वाल्मीकि ऐसा लिखना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग इतनी बेहतरीन रहती थी, अच्छी रहती थी कि मेरी खबरें जो जाती थी, हम लोग तो एरिया रिपोर्टर को हमको जो है एक बंधी हुई पगार नहीं मिलती, हमको स्टोरी के ऊपर मिलती है पगार। तो हमारी स्टोरियाँ इतनी जाती थी कि मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें बताना शुरू किया और लोगों को पता चला कि वाल्मीकि समाज के हैं, तो लोगों ने मुझसे जो है मुंह फेर लिया। खास करके हमारे यहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने मुंह फेर लिया और उन्होंने मुंह फेरने के बाद में मुझे पकड़ना शुरू कर दी और मुझे मेरी स्टोरियाँ जो जाने लगी यहाँ से, स्टोरियाँ नहीं लगती थी। दिल्ली में भी जो बैठे थे पांडे जी, यहाँ पर भी हमारे ब्राह्मणवादी लोग हैं और वहाँ पर भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। पांडे जी हमारे हेड हुआ करते थे, इनपुट हेड, वो हमारी स्टोरियाँ नहीं लेते थे। बहुत जरूरी हुआ उनको तो स्टोरियाँ लगाते थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लेकिन हमको जो है धीरे धीरे इन्होंने जो है दरकिनार कर दिया। दूसरे मेरे रहते हुए दूसरा व्यक्ति इन्होंने तलाशना शुरू कर दिया और ये कहा कि आपका जो है ना काम अच्छा नहीं है। अच्छा, आपके काम पे सवाल, आपकी क्षमताओं पे सवाल खड़ा कर दिया। देखिए मेरे पिछले महीने 12 स्टोरी गई है, उसके पिछले महीने 20 स्टोरी गई है और ये मैंने दिया जरा, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई ही नहीं की। मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं की गई। तो बलबीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये उस चैनल के लिए काम करने के कितने साल बाद या कितने समय बाद आपने अपनी इस पहचान के साथ खड़े होना शुरू किया? तकरीबन 14-15 साल। मतलब 14-15 साल तक जब तक आपकी जातिगत पहचान छिपी हुई थी, तब तक चैनल को आपकी सारे कामकाज में एक कहना चाहिए कि बेहतर लग रहा था आपका सारा कामकाज, और साथ में आपकी सारी क्षमताओं पर उस चैनल को पूरा विश्वास भी था। लेकिन इस 15 साल में ना तो आप उस मीडिया के अंदर जा पाए और ना ही उन्होंने आपकी पोजीशन को कोई बढ़ोतरी दी। लेकिन निश्चित तौर पे आपकी स्टोरी लेते रहे, ये एक बड़ी बात जरूर थी। लेकिन जब आपने अपनी जातिगत पहचान के साथ खड़ा होना शुरू किया तो आपकी स्टोरियां कम होने लगी। एक चीज बताइए, ये स्टोरी करने के दौरान में क्या आपने दलित मुद्दों से जुड़ी या एट्रॉसिटी से जुड़ी, दलितों के साथ उत्पीड़न की जो घटनाएं होती उनसे जुड़ी स्टोरियां भी की थी? उनसे स्टोरियां करने की कोशिश की गई, लेकिन कैसा है कि उस समय हमको जो है ज्यादा करके जो फेमस स्टोरियां होती है, बड़ी बड़ी स्टोरियां होती है, वही करने के लिए कहा जाता था कि आप ये करिए। तो इस तरह से स्टोरियां तो मिली जुली रहा करती थी
और ऐसे उसमें वो जातिगत स्टोरी करने के लिए मुझे कभी ऐसा कहा नहीं गया कि आप इसको करिए करके। और वो मैं अगर मुद्दा कभी उठाने की कोशिश भी की तो उसको निगलेक्ट कर देते, नहीं नहीं ये रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको आइडियाज भेजने पड़ते हैं, पहले आइडियाज देने पड़ते हैं दिल्ली में कि सर मैं ये स्टोरी ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ स्टोरी, तो वो स्टोरी लिख करके भेज देते थे, हम उसका आइडियाज 2-4 लाइन में लिख करके भेज देते थे, तो वहां से सेंक्शन नहीं होता था। तो मुझे ये कभी भी दलित इसके उत्पीड़न के ऊपर कभी स्टोरी करने के लिए नहीं कहा गया। जब जिस दौर में आपने ये जो स्टोरी करने की जो कोशिश की दलित मुद्दों में, ये एक मतलब प्रिसाइजली जिसे कहते हैं कि एक बहुत पूरे अपने संज्ञान में रखते हुए आपने ये कोशिश की कि दलित कोई दलित मुद्दा है उस पर स्टोरी की, वो स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या आपने कभी ये रिसिस्ट किया कि नहीं ये एक पोटेंशियल स्टोरी है? नहीं करते भी तो क्या करते, क्योंकि कैसा है देखिए, अभी हमारे जो यहाँ पर महाराष्ट्र में है सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये समस्या है कि यहाँ पर जो है 1952 का सबूत मांगते हैं। अगर 1952 का सबूत है आपके पास में तो महाराष्ट्र में आपको एससी समाज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी वजह से पूरी वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उसको किसी तरह का भी यहाँ पर आरक्षण का थोड़ा सा भी लाभ नहीं है, 0.1% भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो जो है ज्यादा करके वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो ज्यादा करके यहाँ वहां से आए हुए हैं, कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, तो इस तरह से ये बात महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं, तो उन्होंने ये बैरक लगाया हुआ है, तो इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके ऊपर मैं स्टोरी करना चाहा कई बार मैंने, लेकिन मेरा आइडियाज किसी ने नहीं दिया। आज भी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया तरीके से लिखूं, डिबेट्स करूं और मैं इसको बताऊं लोगों को कि ये गलत हो रहा है। आरक्षण में यदि हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी आरक्षण के लाभकारी है और उसमें शामिल है उस सूची में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी 12 नंबर पे हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी आरक्षण के लिए शामिल है, लेकिन हमको मिलता नहीं, दिया नहीं जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है जानबूझ कर जी। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, मैं आप मुद्दे से थोड़ा सा ये बता दूं, क्योंकि मैंने सोशल वर्क भी जो है 14-15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पर राशन कार्ड जो है, सबसे पहले राशन कार्ड ही हुआ करता था हमारे लोगों के पास में, उसको बंद कर दिया गया एक साजिश के तहत, क्योंकि हमारे पास सबूत के तौर पे वही था और उसी को बंद कर दिया गया। इसके बाद में मैं आज भी मैंने आरटीआई डाल करके मैंने पूछा है कि आपका जो प्रथम चुनाव हुआ 1952 में हुआ, उसके पहले जो चुनाव हुआ उसकी मुझे जानकारी दीजिए, उसकी मुझे लिस्ट दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए, ताकि हम उसमें अपने बाप दादाओं का नाम ढूंढ सके। लेकिन नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र निर्माण हुआ, इसके पहले गुजरात, कर्नाटक वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह के साथ में थे। तो ये गुजरात और कर्नाटक के साथ में होने की वजह से 1960 में एक खुद महाराष्ट्र में जन्म होता और हमसे 1950 का सबूत मांगा जाता है। आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसको ले करके हम आपके साथ एक अलग कार्यक्रम कर लेंगे। अभी हम लोग इसको मीडिया पे सेंटर करते हैं। आपका जो व्यापक अनुभव है, हम चाहते हैं उसके ऊपर एक ये तलाशने की कोशिश करें कि वो किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके दलित पत्रकारों को अंततः मीडिया से बाहर किया जाता है, या जो कुछ वो करना चाहते हैं, जो कुछ करने की उनके पास क्षमता है, वो काम उनसे नहीं कराए जाते। जैसे मैं जानता हूं, जहां उत्तर प्रदेश में एक बहुत मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो दूसरे तीसरे नंबर का हिंदी अखबार जाना जाता है, उस अखबार के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पे नौकरी पाने के लिए, पत्रकारिता की नौकरी पाने के लिए उच्च कुलीन ब्राह्मण होना जरूरी है। मैं ये भी जानता हूं कि उसी अखबार में वाल्मीकि कम्युनिटी के एक पत्रकार जो हैं, वो पिछले 20 साल से, शायद अब 22-25 साल हो रहा होगा, से उसमें उस अखबार में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ही जाति के मुद्दे पे या दलितों के मुद्दे पे आज तक काम करने का मौका नहीं मिला। और इससे बड़ी बात यह है कि बजाय उनसे दलितों के मुद्दे पे या जाति के मुद्दे पे काम कराया जाए, उनको अल्पसंख्यक डेस्क पे काम कराया जाता है। ये स्थिति है, पिछले 20 साल से वो अल्पसंख्यक डेस्क संभाल रहे हैं। उनके पीछे आने वाले लोग बहुत ज्यादा, कई सारे प्रमोशन पा करके आगे बढ़ गए, लेकिन वो अभी भी उसी जगह पे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मुझे ये बताइए कि वो कौन से तरीके होते हैं जिनको जो आपकी क्षमताओं पे सवाल खड़ा किया जाता है, जिनके माध्यम से?
सबसे पहली बात तो यही है कि जो मुद्दा आप करना चाहते हैं उस मुद्दे को तवज्जो ही नहीं देंगे, उसको वो नकार देंगे, उनको नहीं छापनी है वो स्टोरी, या उनको नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखानी है वो स्टोरी, मना कर देते हैं। क्योंकि जो बैठे हैं, मेन जो बैठे हैं, वो मेन जो वो देख लेते हैं कि स्टोरी में तो यार ये तो स्टोरी जा रही है, ये दलितों के हित में जा रही है, या इस तरह की स्टोरी जा रही है, तो इससे तो गलत हो जाएगा, तो वो स्टोरी को दबा देते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं जी, हाँ, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 3 साल से यूनियन चला रहा हूँ, सफाई कर्मचारियों की यूनियन। तो यहाँ शमशान भूमि का मुद्दा था। शमशान भूमि के में जो लोग काम कर रहे थे, उनसे जो पैसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो काम करवा रहे थे उनसे, तो उनको पैसे कम दिए जा रहे थे, 6,000, 7,000, 5,000, और जबकि उनकी पगार कम से कम जो है 19,000 रुपया महानगर पालिका से लिया जा रहा है, और उनको 15,000 रुपया कम से कम देना है। लेकिन 15,000 की जगह पर उनको दिया जा रहा था 5-7,000 रुपया, किसी को 7,000, किसी को 8,000, यानी एक व्यक्ति से 5-6,000 रुपया खाया जा रहा था। तो ये अभी पिछले साल की बात है, ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो मैंने उसकी आवाज उठाई, उठाने के बाद में जी न्यूज वाले ने मेरा इंटरव्यू किया, जी न्यूज ने इंटरव्यू किया। छोटी मीडिया जो स्थानीय मीडिया है उसने तो मुझे दिखा दिया, कुछ मीडिया ने दिखाया जो जातिगत तो ये नहीं लेते, लेकिन ये जब जी न्यूज पे मीडिया पे मुद्दा गया तो नहीं दिखाया गया। ये जो है जात, क्योंकि मैंने उसमें जाति का उल्लेख किया था कि जो जानबूझ के शोषण करता, आर्थिक शोषण करता, इसमें क्या आपने स्टोरी बनाई थी, या कि नहीं, इस पर मैंने स्टोरी नहीं बनाई। इस पर मैंने खुद जो है आगे बढ़ करके, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में आप कह लीजिए, उसमें मैंने, क्योंकि मैं यूनियन चलाता तो इसलिए मैंने उसमें इस तरह से भाग लिया था, अध्यक्ष होने के नाते मेरा इंटरव्यू था उसमें। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा था, हाँ, उसमें मैंने सारी बातें कही थी कि भाई किस तरह से। एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आखिर दलितों की मीडिया में प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ सकता है? जी, ये बहुत बढ़िया दलितों का प्रतिनिधित्व मीडिया में कैसे बढ़ सकता है? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन देश का सबसे बड़ा संस्थान है जो पत्रकार पढ़ाता है, और उसमें बाकायदे रिजर्वेशन लागू है। रिजर्वेशन के माध्यम से एक बड़ी तादाद में हर साल वहां से पत्रकार निकलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जो आरक्षण के माध्यम से जो पत्रकार वहां पे एडमिशन पाते हैं, वो हर तरह से स्किल्ड होते हैं, हर तरह से परिपक्व होते हैं, वेल ट्रेंड माने जाते हैं, लेकिन उनको किसी भी चैनल में या अखबार में, बड़े अखबार में या चैनल में आमतौर से काम नहीं मिलता है। जिनको मिलता है उनको भी कामोवेश वही आप जैसे बता रहे हैं कि आपके सरनेम से, आपके उपनाम से आपकी जाति प्रतिबिंबित नहीं होती थी, उसी तरह से उन लोगों के साथ भी ये रहा। जो लोग नौकरी पा लेते हैं तो उनकी जब तक उनके सरनेम से जब तक जाति नहीं पता लग रही है, तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो उनकी सरनेम से जाति का पता लगता है या किन्हीं कारणों से पता लगता है, तो उनका जो पूरा का पूरा करियर जो होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक आपके साथ की कहानी नहीं है, मैं आपको बाकायदे डिग्री और डिप्लोमा लेकर के, उच्च संस्थानों से डिग्री और डिप्लोमा लेके निकले पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। आमतौर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जो पत्रकार निकलते हैं उनमें आधे से ज्यादा किसी किन्हीं कंपनियों में या अलग सरकारी विभागों में वो लोग क्या नाम सूचना अधिकारी के रूप में चले जाते हैं। उनके लिए एकमात्र काम रहता है कि वो सूचना अधिकारी हो जाए। सही मायने में पत्रकारिता नहीं कर पाते हो, सही मायने में जो पत्रकारिता होनी चाहिए वो करने का मौका उनको मिलता ही नहीं। ये स्थिति कैसे बदलेगी? ये बढ़िया सवाल है आपका कि ये स्थिति कैसे बदलेगी। ये स्थिति देखिए, जब आपको वो नहीं दे रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं, आपके उनके संस्थानों में जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। तो आपको अपना शुरू करना पड़ेगा, अपना करियर शुरू करना पड़ेगा, अपनी मीडिया शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और कई इस तरह से दलित चैनल चल रहे हैं जिनका मैं कायल हूँ, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, एक हम ही लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से एक सरकार के सामने पिछले 10 साल से लगातार हम कह रहे हैं कि जब तक दलितों का मीडिया में स्पेस नहीं होगा, तब तक दलितों का मीडिया में प्रतिनिधित्व भी नहीं पड़ेगा। और इसलिए चाहे वो चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब के पास एक सामाजिक न्याय डेस्क का होना जरूरी है, सोशल जस्टिस डेस्क।
जहां पे सभी वंचित वर्गों की बातचीत हो। सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उनके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है प्रचार और प्रसार का। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग ये डिमांड करें कि हर मीडिया चैनल में, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उनके पास एक निश्चित टाइम स्लॉट हो। अगर प्रिंट मीडिया है तो एक निश्चित स्पेस जो है वो सोशल जस्टिस डेस्क के लिए अलॉट कर दिया जाए, और उस स्पेस का जितना भी स्पॉन्सरशिप है या विज्ञापन है वो सरकार अपने अपने अपना जो सरकार का विज्ञापन और प्रचार प्रसार का जो बजट है उसमें से दे। तो आप लोग क्यों नहीं इस तरह की डिमांड कर पाए? हर अखबार हर चैनल में सोशल जस्टिस डेस्क होना जरूरी है। जैसे बहुत बढ़िया बात है सर, आपने बहुत बढ़िया बात की। जैसे तो जैसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हर मीडिया में पॉलिटिकल पार्टियों की डेस्क होती है अलग अलग, और इसी जी। तरह तमाम मुद्दों की अलग अलग डेस्क होती है। आप लोग पत्रकार होकर के आप लोगों ने कभी इस तरह की किसी डिमांड पर विचार किया कि एक बिल्कुल सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध एक डेस्क अलग से खुले, जहां पे ना सिर्फ दलितों की बात हो, उसमें आदिवासियों की भी बात हो, उसमें महिलाओं की भी बात हो, उसमें अल्पसंख्यक की बात हो, तमाम जो वंचित वर्ग हैं उनके मुद्दों के लिए वो जगह हो। और जब सोशल जस्टिस डेस्क होएगी तो निश्चित तौर पे उसके सीधे सीधे अपनी जीवन के अनुभवों के आधार पे ज्यादा बेहतर ढंग से रखने वाले पत्रकार इन्हीं समाजों से मिल जाएंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी इस प्रकार की दिशा में सोचा है? सोच तो बनी इसमें, लेकिन आपने जैसे कहा कि क्या आपने इस तरह की मांग रखी है, तो सरकार से हमने इस तरह की मांग तो नहीं रखी, लेकिन अक्सर जो हमेशा जो बातें चलती है या बात कहीं होती है तो इस तरह से हुआ तो सही, लेकिन कैसा है कि आज जितनी भी जो सरकार है सामंतवादी सरकारें हैं। सामंतवादी आप समझ सकते हैं, ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में है, और ये लोग हमारे लोगों को सिर्फ जो है सीमित रखना चाहते हैं। आज कह लीजिए ना, पूरे देश में हमारे वाल्मीकियों का नेता कौन? एक नेता बता दीजिए मुझे कि एक वाल्मीकियों के हित में काम कर रहा है या मेहतर समाज के हित में काम कर रहा है करके। नहीं, ऐसा कोई हमारा नेता नहीं है। ये पनपने ही नहीं देते, बनने ही नहीं देते, तो इस तरह से दबा के रखते हैं। आपने कहा कि भाई पत्रकारिता के लिए एक अलग से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की अगर नीयत सही है तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, तो कुछ अगर नीयत सही है तो हो वाइस सकता है। वर्सा दोनों तरफ है। किसी भी अगर आपका समाज जागरूक है, अपने अधिकारों के लिए आगे खड़ा है, सरकारों के ऊपर भी तभी दबाव पड़ता है। बिल्कुल सही। सरकारों जागरूकता, को सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि जागरूकता के हिसाब से अगर हमारा समाज जागरूक हो जाए तो हमको आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित हम वो तौर पे मेहनती इंसान हैं, हम मैं हम इसीलिए चाहे ये तो। जानने मैं आपके माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर स्थिति ये है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये कहते हैं कि दलितों का अपना मीडिया होना चाहिए, तो जब वो अपना मीडिया की बात करते हैं तो उनका संदर्भ ये होता है कि अपने समाजों के बीच में संवाद बनाने के लिए आपका अपना अपने समाजों का मीडिया होना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल उसी जगह पे उन्होंने इस बात को भी प्रबल तौर पे रखा है कि जो जो तमाम मुख्यधारा का मीडिया है, जिसको तथाकथित मुख्यधारा कहा जाता है, जो मीडिया सिर्फ एक छोटे से वर्ग को ही प्रतिनिधित्व कर देता है, वो मुख्यधारा का मीडिया नहीं हो सकता। लेकिन कामोवेश हमारे यहाँ स्थिति यही है कि उसी को जी मुख्यधारा का बिल्कुल। मीडिया कहा जाता है। अब जब ये मुख्यधारा का मीडिया जो है, इसमें प्रतिनिधित्व इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अन्य समाजों से सीधे सीधे जुड़े हैं। जैसे जातिगत भेदभाव के जिम्मेदार तो हम नहीं हैं, दलित तो जिम्मेदार जी नहीं है जातिगत भेदभाव के। तो नहीं, सवाल यह बिल्कुल है, नहीं, जो बिल्कुल नहीं। समाज का जो हिस्सा जातिगत भेदभाव का शिकार है, जो जातिगत भेदभाव की को प्रैक्टिस में रखता है, जो अपने कामकाज में डेली जीवन में जो ये भेदभाव रखता है, जरूरत उसकी है उसकी मानसिकता को बदलने की। और उसकी मानसिकता को बदलने के लिए मुख्यधारा के मीडिया की भी उतनी ही जरूरत है जितना दलितों के पास उनके अपने मीडिया की। अगर दलित अपना मीडिया बना दें और सिर्फ अगर वो सिर्फ अपने ही समाज की बात रखेंगे, अपने ही समाज के बीच में रहेंगे, तो उनका भी विकास नहीं हो सकता है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो भी ठीक तो नहीं है। सवाल ये, दलितों का मीडिया का मतलब समानता ये होनी चाहिए मीडिया में। हाँ। एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। दलितों का मीडिया का मतलब ये है एक लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ
बराबरी का व्यवहार रखने वाला मीडिया जो किसी भी दबे कुचले वर्ग या वंचित वर्ग के लिए आवाज बने। क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन कैसा है कि अभी जो मीडिया है ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में आने की वजह से, जैसे आपने कहा कि हम ये डिमांड रखें कि ऐसा करें, एक तो प्राइवेट सेक्टर में आने की वजह से, दूसरी बात क्या है कि उनकी नीयत रहती है कि बस वो चुनाव जीते, किसी तरह से उनकी सरकार बने। इसकी वजह से उनको किसी को उठाना नहीं है, उनको पिछड़ों नहीं को नहीं उठाना नहीं, नहीं है, उनको मैं अंतिम मैं पंक्ति में आपसे खड़े। बिल्कुल जी, इसी जगह पे आना चाह रहा हूं कि जो आपके विरोध में है वो उनके पास बहुत स्पष्टता है, लेकिन दलितों की अपनी स्पष्टता का क्या है? आप 15 साल से निरंतर पत्रकारिता में हैं और अंत में आप वहां पे जो आपके साथ जातिगत भेदभाव हुआ उसके चलते आप बाहर आ गए। और जैसा आप बता रहे हैं कि आप हर महीने आपकी कम से कम 20 स्टोरी जो थी उसको प्रसारित किया जाता था, तो निश्चित तौर पे आपकी क्षमताओं पे तो सवाल नहीं हो सकता। तो आखिर जी, जब ये है तो आखिर इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जी, वो कौन से तरीके अपनाए किए जाएं कि ये तस्वीर बदल जाए। मैं आपसे एक जी, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मीडिया हमेशा से 100% निजी हाथों में रहा है, एक सच्चाई है। जी, लेकिन मीडिया चलता किससे है? सरकारी विज्ञापन से, गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप से, है नहीं? बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, या फिर तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट से विज्ञापन के दम पे। कॉरपोरेट जी, कॉरपोरेट जो अब फायदा किससे कमाता है? आम आदमी से। एक मिसाल के तौर पे ये सोचिए कि आपके घर में जो डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है उसी डिटर्जेंट का विज्ञापन एक खास चैनल में आता है और वो चैनल आप देख रहे हैं। ये डिटर्जेंट जब आप खरीद रहे हैं तो आप कॉरपोरेट को अपनी जेब से प्रॉफिट करा रहे हैं, आप प्रॉफिट लाभ दे रहे हैं। वो उस लाभ जी, के बिल्कुल, पैसे से, आपके पैसे से विज्ञापन देता है और ज्यादा फायदा कमाता है। तो जब आपका पैसा यदि किसी टीवी को देखने वाले कम होंगे तो विज्ञापन दाता उसे विज्ञापन नहीं देगा, जी, बिल्कुल, है नहीं? सवाल ये है कि अगर आप ये कहें कि हम इस मोहल्ले में 100 लोग इस डिटर्जेंट को इस्तेमाल करते हैं और ये डिटर्जेंट इस चैनल को या इस अखबार को विज्ञापन देता है, लेकिन ये अखबार हमारे पैसों से चलता है एक तरह से, लेकिन ये अखबार हमारी चीज नहीं छापता है। और अगर ये अखबार ऐसा करता है तो या तो हम ये डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर इस अखबार को हमारी खबर छापनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसमें बिल्कुल समझ रहा हूँ सर मैं आपकी बात को। इसमें कैसा है, लेकिन सारे दलित अगर एक हो जाएं तब तो ये बात ठीक है, तब तो हो सकती है ये बात। लेकिन आपको पता है कि दलितों की कितने खेमे नहीं, हैं, इसकी कितनी मैं पार्टियां मैं हैं, मैं कितने। उसी की तो संभावना आपसे तलाश रहा हूं कि इसलिए इसलिए ऐसा दलितों का कोई जो जो अभियान। दलितों की जो मांग है वो हो नहीं पा रही है ना सर। नहीं, ये देखिए मैं मेरा कहना जो चाहता रहा हूँ। व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने ये जी, देखा है कि दलितों की तरफ से मीडिया को लेकर के बातचीत तो है, या ये कहिए उसको लेकर के बातचीत ही है, लेकिन एक केवल मजबूत। बातचीत ही है सर, उसको कन्विंस हाँ, करने के लिए कोई आगे लेकिन नहीं आता, उसको कोई करता ले नहीं है। करके एक गंभीर मंथन और उस मंथन के माध्यम से सरकार के सामने एक बिल्कुल एक परिपत्र रखना कि हम कि मीडिया में हमारे प्रतिनिधित्व की क्यों आवश्यकता है, या मीडिया में हमारी जगह क्यों होनी चाहिए, या हमारा अपना मीडिया करने के लिए हमें किस तरह की सरकार से सुविधाएं चाहिए। क्या सोचते हैं इस जी, पर? होना तो चाहिए, ये डिमांड तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब इसमें काम करके देखा जा सकता है कि कितनी सफलता मिलती है इसमें, क्योंकि मैं खुद अभी पिछले 15 साल हकीक। से हर साल बजट के समय में जब बजट की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक मेमोरेंडम भेजता हूं सरकार को और एक ऑनलाइन पिटीशन जारी करता हूं। जी, मेरी डिमांड ये रहती है कि साहब आप अपने जितने प्रचार और प्रसार का जो पैसा है इसका 25% पैसा आप जो है
वंचित वर्ग के जो लोग भी मीडिया चला रहे हैं आप उनको दीजिए, जो पत्रिकाएं अखबार बिल्कुल चैनल जो भी चल रहे हैं उसको आप दीजिए। तो इस प्रकार की डिमांड देना आखिर ही आप चाहिए, लोग तभी क्यों तो नहीं समानता पूरा आएगी। करते? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे सोशल जस्टिस डेस्क की बात कर रहा हूं, है नहीं? जब जी, दलितों के काम करने के लिए वहां जगह होगी, सोशल जस्टिस डेस्क होगी, तो उनको वहां प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। यदि छोटे छोटे चैनल, छोटे छोटे अखबार या पत्रिका या तमाम तरह के प्रयास कर रहे जो दलित हैं, मिसाल के तौर पे आप ही शुरू करें, और अगर आपको सरकार का विज्ञापन मिलने लगेगा तो आप अपनी पत्रिका या अखबार को चला लेंगे। मैं जानता हूं हजारों हजार पत्रिकाएं, अखबार और आज के दौर में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल लोग चला रहे हैं। वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जी। दलितों की तरफ से सरकार के ऊपर ये डिमांड रखी जाए कि साल में यदि 10,000 फेलोशिप सिर्फ दलित जर्नलिस्टों को दी जाए, जिसका न्यूनतम अमाउंट एक साल का 5 लाख रुपया हो। तो आपका ये सुझाव बहुत ही बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और इसको आगे से हम इसको फॉलो करें।